हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को ज्वाइन किया होगा। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। शाम 5 बजे आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी पेपर 2 के लिए डिस्कस करेंगे। और ये 3 बजे क्लास होगी, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए तैयारी करेंगे। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपने कल की क्लास को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जा करके कर लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में आप जब स्टार्टिंग से क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा और सीक्वेंस से जो है क्वेश्चन भी जो है आप समझ पाओगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 15 जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया ये गया है। देखिए, पहले जो है क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर को देंगे। सीटेट का जो फर्स्ट टाइम जो है वो एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है पहले थोड़े से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि उन अभ्यर्थियों को ये समझ में आ जाए कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसी लैंग्वेज आती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटेंट पे चलेंगे। तो कंटेंट की बहुत जल्द भी क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जा रहे हैं, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए हैं और सीटेट ने खुद इसको वेरीफाई भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये डाउट मत रखिएगा कि आंसर आपको गलत मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया ये गया है कि हैंज की दुविधा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये कोहलबर्ग की थ्योरी से आधारित है। और कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पे आधारित है, यानी कि बच्चा नैतिक दुविधा में रहता है, क्या सही और क्या गलत में बच्चा फर्क करता है। और वो बताता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, यानी बच्चा अगर छोटा है तो अगर उससे बोला जाए चोरी करना सही है या नहीं, तो उसको जो सिखाया गया है कि नहीं, चोरी करना सही नहीं है क्योंकि इससे पाप पड़ता है, या फिर पता चल जाएगा तो मम्मी गुस्सा करेंगी। और जब वहीं पर बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको ये लगता है कि नहीं, चोरी करना गलत है, जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी। यानी हर बच्चा अपने लेवल के अनुसार, अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है अब तर्क देता है। तो कोहलबर्ग की जो हम लोग थ्योरी करेंगे तो हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया। तो ध्यान रखना, वो दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, पहला जीन पियाजे, दूसरा जो है कोहलबर्ग, क्योंकि इन्होंने जो है बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। अब ये क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो है कभी कभी एक जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड से रिलेट भी करता है, कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें जो है पूछा गया है कि हैंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून जो है इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में जो है दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। कोहलबर्ग के अनुसार जो है अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पे है। तो कोहलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी हुई है उसमें 3 इन्होंने स्तर दिए हैं और उसमें 6 चरण इन्होंने बताए हैं। हर एक स्तर पर दो चरण हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 स्तर हैं और 6 चरण इन्होंने अपनी थ्योरी में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, यानी नैतिकता का जो है विरोधाभास है, साथ ही व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता है। ठीक है, यानी बच्ची यहाँ पर जो है वो थर्ड स्टेज पर है और जो है फर्स्ट लेवल पे है। ठीक है, ये यानी 5 लेवल पे है, थर्ड स्टेज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है आज का। इसमें कहा है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शनों का कारण किसको ठहरा रहा है, यानी कि अवि नाम का एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो किसका, यानी किसको जो है अपने प्रदर्शन का रीजन बता रहा है, योग्यता का अभाव है या फिर किस्मत। तो किस्मत को यहाँ पर वो जो है नहीं कह रहा कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, ना ही वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिनाई थी। ठीक है, ना ये कह रहा है कि जो है मैंने एफर्ट नहीं डाले, मैंने कोशिश नहीं की। यहाँ पर जो बात हो रही है वो योग्यता का अभाव रहा, यानी लैक ऑफ एबिलिटी रही, यानी उसको समझ नहीं रही कि जो है वो अच्छे से कर पाए। वो खुद यहाँ पर कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं थी, यानी कि योग्यता की कहीं ना कहीं कमी रह गई। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आदर्शन और रीजन का दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीटेट में 5 से 6 पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करो। रीज़न ये रहता है कि जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हो। आपकी जो है जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप कम टाइम में भी अच्छे से क्वेश्चन को गेन कर पाओगे। तो अगला है क्वेश्चन आदर्शन और रीजन का दिया गया है, जिसमें पूछा है कि जबकि कुछ बच्चे जो हैं 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का जो है वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य जो है 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, आदर्शन में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो है 12 महीने की उम्र में बलबलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 20 महीने की उम्र हो जाती है और उसके बावजूद वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आदर्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा आपने देखा होगा कि जो है वो जो है 10 महीने में या फिर 11 महीने में खड़े होना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की अगर अच्छे से परवरिश नहीं की गई है तो वो 1 साल का भी हो गया है, 12 महीने का भी हो गया है, और उसके बावजूद वो खड़े हो नहीं पा रहा है, या फिर बच्चा जो है बैठ नहीं पा रहा है, वो 6 महीने का भी हो चुका है। ठीक है, यानी कि वो जो है 7 या 8 महीने का हो गया, उसके बावजूद वो बैठ नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम बच्चे की कैसे परवरिश कर रहे हैं, कैसे जो है उसको ध्यान रख रहे हैं, कितना उस पर जो है उसकी जो है केयर की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है डिपेंड करता है हर एक स्तर पर, और ये जो है अलग अलग होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया कि विकासात्मक प्रतिमान केवल जो है संकेतित है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही है कि हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो भिन्न होगा, सबका अलग अलग होगा। एक 5 साल का बच्चा जो है अगर उसकी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो शायद वो बैलून बेचकर अपना जो है जीवन यापन कर रहा होगा, लेकिन वहीं पर जो है दूसरी फैमिली का बच्चा जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, काफी रिच है, शायद वो जो है खुद से ग्लास उठाकर भी पानी ना पीता हो। ठीक है, तो इस वजह से जो डेवलपमेंट है वो सभी का अलग अलग होता है, किसी का बहुत तेज होता है, किसी का कम होगा, किसी को जो है समझने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, किसी की समझने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती है। यानी हर प्रकार का जो है बच्चा पाया जा रहा होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आदर्शन भी सही दिया गया है और रीजन भी यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ध्यान रखना, 6 माह की उम्र में जो है बच्चा बलबलाना स्टार्ट करता है और 3 माह की उम्र में बच्चा जो है कूकना स्टार्ट कर देता है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है बट वो आवाजें निकालना शुरू कर देता है, जैसे का पाच, मतलब अजीब सी जो है वो कूकना स्टार्ट करता है, यानी जो बोलने की वो फर्स्ट स्टेज मानी जाती है जहाँ पर जिसका कोई मतलब नहीं है बट बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। 6 माह की उम्र में बच्चा बलबलाना स्टार्ट कर देता है, जिसको बबलिंग कहते हैं, यानी बच्चा का पार माँ ऐसे ऐसे जो है वर्ड वो बोलना स्टार्ट करता है। 1 मंथ का जब बच्चा हो, यानी कि सॉरी 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है, जैसे कि माँ, पा, बुआ, ऐसे वर्ड बोलना वो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। वहीं पे बच्चा जब जो है 1.5 साल का या फिर 2 साल का होता है तो बच्चा एक वाक्य सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है कि मम्मी भूख लगी है या फिर मम्मी पानी चाहिए, ऐसे वर्ड वो बोलना स्टार्ट करता है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी मैचिंग में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये हम लोग कंटेंट में डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अच्छी तरह तरह से जो है तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो पहला है, या उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है इससे बच्चे में जो है तर्क करने की क्षमता बढ़ रही होती है और साथ ही वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पा रहा होता है, तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमको निगेटिव देना है आंसर। अगला है, यह जो है खुला प्रश्न है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, साथ ही जो है कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि आलोचनात्मक क्वेश्चन जो होते हैं यानी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो
क्वेश्चन होते हैं उसमें एक डायरेक्ट जो है पार्टिकुलर आंसर नहीं होता है। जैसे कि आपसे अगर कह दिया गया कि जनसंख्या वृद्धि पर एक एस्से लिखिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया कि अपने आसपास जो है जल की समस्या को कैसे जो है सॉल्व किया जा सकता है, इस पर निबंध लिखिए। तो ये क्या है, इसमें आप इसका डायरेक्ट कोई एक पार्टिकुलर आंसर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो इसका एक पार्टिकुलर एक आंसर है। तो ये क्या है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। इसमें आपके में कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। आपको पता है तो आप बता दोगे, नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आपसे कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में जो है अगर जल की समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, तो इसमें हर एक बच्चा अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा। ठीक है, एक अलग अलग अपनी राय देगा। तो ये भी सही है। यह जो है मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। बस यही यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें मुख्य तथ्य यानी बिल्कुल फिक्स है पहले से ही कि इसका यही आंसर होगा। तो इसमें जो है बच्चे में कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही होती है। इसका सीधा सा एक जो है आंसर होता है। यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका दर्शन और रीजन का ही दिया गया है, जिसमें पूछा है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रहों की जांच करनी चाहिए। यानी कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यानी बच्चों के साथ काम करते करते, ठीक है, अपने जो दृष्टिकोण है साथ ही पूर्वाग्रह हैं उसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहना चाहिए। अगर शिक्षक जो है पूर्वाग्रहित है या फिर उसको जो है जेंडर स्टेरियोटाइप से वो जो है ग्रसित है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। अगर वो खुद ही क्लासरूम में जो है जेंडर स्टेरियोटाइप को दर्शा रहे हैं, तो जो है वो बच्चों में जेंडर स्टेरियोटाइप को क्रैक करने के लिए वो नहीं सिखाएंगे। तो टाइम टू टाइम जांच करते रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक जो है स्थिरता से बाधित है। यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो क्या है, कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है वो है थर्ड ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन व्याख्या यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो है जेंडर स्टेरियोटाइप को यानी पूर्वाग्रह को दर्शाया जा रहा है, और यहाँ पर बात हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो दोनों आंसर तो सही है, बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन आपका होगा, ना कि जो है सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है फिर से आदर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि 21 में पूछा गया है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। यानी कि विविध पृष्ठभूमि यानी विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो है क्या है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी विभिन्न जो है पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए होते हैं। मान के चलिए क्लासरूम में 30 बच्चे हैं। अब 30 बच्चे जो हैं वो 30 तरीके के होंगे, वो 30 प्रकार के बैकग्राउंड से आए हुए होंगे। सभी का कल्चर अलग अलग होगा, सभी की लैंग्वेज अलग होगी, सबका बात करने का तरीका अलग होगा, सबकी समझने की जो एबिलिटी है वो भी अलग होगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सभी की जो जो इंडिविजुअल डिफरेंस बना हुआ है उसको हम इंक्लूड करेंगे, और साथ ही हर एक बच्चे की जो भी लैंग्वेज है, जो भी उसका कल्चर है, उसको हम सम्मानित करेंगे और साथ ही इंक्लूड भी करेंगे क्लासरूम में। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीज़न दिया गया है इसमें बताया गया है कि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा कि केवल समता यानी जो इक्विटी है उसको आप मानकीकृत पाठ्यचर्या से जो है आकलन के द्वारा सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे। 30 प्रकार के बच्चे हैं तो 30 प्रकार की इनमें क्षमताएं होंगी। कुछ बच्चे शायद फर्स्ट टाइम में ही समझ जाते हों, और कुछ बच्चे हो सकता है फर्स्ट टाइम में उनको कुछ भी ना समझ में आता हो। तो हर प्रकार का बच्चा है, तो हर प्रकार से आप उनका आकलन कर सकते हो। जिसको जो है लिखने में प्रॉब्लम है आप उससे ओरल पूछ लोगे, जिसको जो है देखने में समस्या है आप उससे जो है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है आप उसको आगे बैठा दोगे। यानी जैसा बच्चा है आप वैसी एक्टिविटी के द्वारा उसका आकलन कर सकते हो। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही है और जो है सेकंड यानी ए सही है, आर गलत है।
तो राइट आंसर यहाँ पे 4 होगा, यानी ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 22। 22 में पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, जो हार्वर्ड गार्डनर हैं इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी हुई है, और ये जो सीटेड में जो है मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर की ही पूछते हैं, ये ध्यान रखना है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है और सीटेड में 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछते हैं, यानी जो जब कभी भी जो है हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक तो कंपलसरी है, हमेशा ही पूछता है, तो जो है ये 8 प्रकार की बुद्धि में से ही कोई एक पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है 8 प्रकार की बुद्धि आपको पढ़नी है। तो इन्होंने जो है बताया है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि बुद्धि केवल जो है प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, यानी कि केवल जो है प्रयोगात्मक अधिगम पर ही संबंधित है। तो ऐसा इन्होंने नहीं कहा। सभी लोग दुनिया को जो है समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि समान रूप से तो कोई भी नहीं होता, सभी डिफरेंस बना हुआ सब में। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंट की इन्होंने इसीलिए थ्योरी दी कि हर एक व्यक्ति अलग है। किसी को जो है साइंस में इंटरेस्ट होगा, मान के चलिए क्लास में 30 बच्चे हैं जब, तो 30 प्रकार के बच्चे होंगे, किसी को साइंस में इंटरेस्ट होगा, किसी को मैथ में इंटरेस्ट होगा, किसी को ड्राइंग बहुत पसंद होगी, किसी को डांसिंग बहुत अच्छी लगती होगी, शायद किसी को जो है म्यूजिक बहुत अच्छा लगता होगा। नहीं, हर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होगा, तो सभी की जो बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, वो भी अलग अलग है। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 पे। 23 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक जो है सीखने के लिए एक प्रभावशाली स्मृति तकनीकी नहीं है। यहाँ पर आपको निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर देना है। तो विस्तृत दोहराव है, या फिर रटने व दोहराव है, स्मृति सहायक विधियां है, या फिर संकल्पना चित्रण है। 23 का जो राइट आंसर है वो सेकंड होगा, यानी रोट मेमोराइजेशन जो है यही आपका तकनीकी के लिए सहायक नहीं है। ना तो इसको एनसीएफ वेरीफाई करता है, ना ही इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चों को रटवाना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 24। 24 में पूछा है, निम्नलिखित में से अवधारणा के जो है निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा, संकेत आधारित, या फिर छवि आधारित, या फिर क्रिया आधारित, या फिर क्रिया आधारित, छवि आधारित, या संकेत आधारित। तो 24 का जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड है, यानी कि क्रिया आधारित पहले आप एक्टिविटी कराओगे, छवि आधारित बच्चों को एग्जाम्पल दिखा सकते हो, फिर संकेत के माध्यम से सिखा सकते हो। ऐसे क्या होगा, बच्चे का जो संज्ञान है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उसका स्तर बेहतर होगा, उसमें समझने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपका सेकंड होगा। सबसे पहले अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो तो बच्चा और बेहतर सीखेगा, फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर उसको कुछ दिखा रहे हो, चित्र दिखा रहे हो, तो और बेहतर सीखेगा। उसके बाद आप संकेत के द्वारा भी सिखा सकते हो, तो बच्चा समझ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका मच बेटर है। 25 पे चलते हैं। 25 फिर से आदर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन दिया गया है। आपने खुद देखा, ये जो सेट मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें आदर्शन और रीजन के कितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हर एक बार, हर एक सीट जो है बार सीटेड में जो है 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 6 क्वेश्चन आदर्शन और रीजन से ही पूछते हैं, क्योंकि टाइम मैनेज करना सीटेड में इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं जिससे कि आप फंसे, आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। अगला है क्वेश्चन जिसमें पूछा है 25 में कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों को निर्देश मत दो, उन्हें गाइड करो, उन्हें जो है जहाँ हेल्प चाहिए आप उसकी मदद करो, बल्कि ये नहीं कि तुम आपने बस ऑर्डर दे दिया कि आपको ये करना है, बच्चे वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपको बच्चों को क्या करना है, ठीक है, बच्चों को आपको क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको निर्देश देने हैं। निर्देश देने के साथ साथ आप उन पर ध्यान दोगे कि कैसे बच्चा कर रहा है, कहाँ पर उसको दिक्कत है, आप उसकी हेल्प करोगे। ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न दिया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है 25 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो यहाँ पर ये भी सही दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का जो अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, यानी बच्चा जो कह रहा है उसकी बात को आप समझोगे, चाहे वो गलत कह रहा हो या फिर नहीं कह रहा। मान के चलिए टीचर ने जो है कोई टॉपिक एक जो है दिया बच्चों को और उस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। अब किसी बच्चे ने उसका राइट आंसर नहीं दिया, गलत आंसर दे दिया, तो ये नहीं कहोगे आप कि नहीं नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, बैठ जाओ। नहीं, वो कह रहा है, जो भी बोल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करोगे। कम से कम बच्चा जो है खड़े होकर अपनी बात को कह रहा है, इतना बहुत है। ठीक है, फिर आप उसको समझाओगे कि नहीं बेटा इसका ये आंसर ना होकर कि ये होगा, बट आपने कोशिश की और आप कोशिश करिए आज से बेटर करोगे। तो ये क्या है, आप इसको जो है बच्चों की जो भी आवाज़ है उसको आप महत्व दोगे, नकारोगे नहीं, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही उनकी प्रतिभागिता को भी सुनिश्चित करोगे कि हर एक बच्चा इंक्लूड करे। आप क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटी प्लान करोगे कि जैसा भी बच्चा है, हर प्रकार का बच्चा अपने स्तर के अनुसार उसमें इंक्लूड हो जाए। तो दोनों बातें यहाँ पर सही दी गई हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। देखिए, सीटेट का जो पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है, इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, आपके 90 नंबर होने चाहिए। कहीं भी किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके नंबर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें जो है आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसको जब आप पढ़ोगे समझोगे तो इसमें बस आपको यही बताया गया है इसके थ्रू कि बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है, एक बेहतर शिक्षा कैसे देनी है। इसके लिए जो है ये एग्ज़ाम आपका डिज़ाइन किया जाता है और इसमें सिर्फ आपको 90 नंबर लाने होते हैं। अगर एक बार आपके 90 नंबर आ गए तो ये लाइफ टाइम वैलिड है, फिर आपको दोबारा से कभी भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन 26, जिसमें पूछा है जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता जो है रिस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो जो है रिस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग जो है नस्ल का है तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पर बात ये हो गई कि जागृति जो बच्ची है उसने कुत्ते को देखा, ठीक है, और उसने क्या है दूसरे कुत्ते को देखा। अब उसको लगा कि ये जो है वो जो है दूसरी नस्ल का था। ठीक है, लेकिन उसने देखा तो उसको ये लगा कि अच्छा जो वो डॉगी था ये है, ये सेम है। उसने यानी जो उसका प्रीवियस नॉलेज था और उसने क्या किया, जो नया नॉलेज आप उसको मिला उसने उसी में ऐड कर लिया। ठीक है, बिना किसी चेंजमेंट के उसने क्या किया, उसी में जो है ऐड कर लिया। अब बिना किसी चेंजमेंट के जो आप अपनी स्कीमा में नॉलेज को ऐड कर लेते हो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, असिमुलेशन कहते हैं, यानी कि समायोजन कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर बच्ची जो है अगर अपने प्रीवियस नॉलेज में थोड़ा सा चेंज करती, अगर उसको ये लगता कि अच्छा ये दूसरी नस्ल का है तो ये दूसरा कुत्ता होगा यानी डॉगी होगा और वो दूसरा था, तो यहाँ पर एकोमोडेशन हो जाता है। यानी कि जो है बच्ची यहाँ पर चेंज कर रही थी अपने जो है स्कीमा में, जो उसका नॉलेज था उसमें वो चेंजमेंट ला करके फिर ऐड कर रही है, तो वहाँ पर एकोमोडेशन हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्कीमा में, मौजूदा स्कीमा में अपने नया नॉलेज ऐड कर रहा है बिना किसी चेंजमेंट के, तो वो आपका एस्टिमुलेशन हो जाता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये हर बार सीटेट में पूछता है। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न भी होती है हर एक अभ्यर्थी की। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा। बाकी इसको जो है हम जब जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ पर डिटेल में समझेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 27, जिसमें पूछा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे आप मतलब क्वेश्चन कटा हुआ है तो कोई ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे। बच्चों जिन यानी कि इससे जो है बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का जो है अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी का जो है बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश डैश कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, 27 का जो आपका राइट आंसर है वो संवेदनशील अवधि होगा, यानी कि सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा है कि दोहरावा बारंबार जो है किए जाने वाला व्यवहार किसकी जो है विशिष्ट पहचान है, यानी कि आप बार बार जो है रिपीट कर रहे हो तो ये किसकी पहचान है। पहला है मस्तिष्क पक्षाघात की, या फिर जो है स्वालीन क्रम विकास की, या फिर जो है अधिगम जो है अधिगमता विकलांगता की, या फिर जो है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की, यानी कि हाई अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि स्वालीन क्रम विकार। रीजन ये है कि दोहरावा बारंबार किए जाने वाला व्यवहार, यानी बच्चा बार बार वही चीज को रिपीट करेगा और उसका जो है ध्यान तो रहेगा, लेकिन उसको जो है अगर उसके इन्वायरमेंट में या फिर जो है जहाँ पर भी बच्चा रह रहा है, अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी कोई चेंजमेंट हुआ तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पहला है मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, या फिर जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, इसमें बच्चे से रिलेटेड सारी जो है इंफॉर्मेशन टीचर के द्वारा नोट डाउन की जाती है। तो यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन की बात हुई है, तो राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर सेकंड होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है पोर्टफोलियो ही होता है। रीज़न ये है कि जो पोर्टफोलियो है इससे जो है रिलेटेड आपको इस अगर ये फाइल आपको मिल जाती है किसी भी बच्चे की, तो इसमें आपको बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि टीचर के द्वारा जो है पूरे साल की एक्टिविटी जो है टीचर के द्वारा नोट की जा रही होती है एक फाइल में, और ये इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। इसमें बच्चे की हर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, किसमें वो बेस्ट कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट उसकी वीक है, क्या है, सारी इंफॉर्मेशन बच्चे के द्वारा बच्चे से रिलेटेड इसमें मेंशन होती है। तो यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन जो है वो पोर्टफोलियो के माध्यम से हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही आपका होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि सामाजिक जो है रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है पूछा गया है कौन सा जो है कथन सही है। अधिगम जो है अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर अधिगम एक व्यक्तिवादी, तो व्यक्तिवादी अलगाव नहीं होगा, केवल नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट ही होगा। हम लोग जो है लास्ट में जब आपका पेपर होने वाला होगा तो हम लोग जो है टैग वर्ड भी डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आप आराम से क्वेश्चन को भी गेन कर पाओगे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डेली क्लास 3 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी फ्रेंड्स आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हो। और इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, यानी फरवरी में आ जाएगा। लेकिन आपको तैयारी जो है वो पहले से करनी है, तभी जाके एक बेहतर स्कोर आप कर पाओगे। 5 बजे आपको सोशल साइंस की क्लास मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी आधारित, जिसमें हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली मेरे साथ ज्वाइन हुई हैं 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।